हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं अनीस जंग द्वारा लिखित लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ द स्टोलन चाइल्डहुड की। इसके दो पार्ट हैं। ये पहला पार्ट हम स्टडी कर चुके हैं जिसमें डिस्कस किया गया था साहिब आलम के बारे में, जो कि परिस्थितियों के आगे आत्मसमर्पण कर घुटने टेक देता है और फिर किसी की दुकान में काम करता है और फिर अपनी मर्जी का मालिक नहीं रह जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मुकेश है ये अपना मालिक खुद बनना चाहता है। अपनी मालिक से मतलब है कि अपना काम जो वो करना चाहता है, जो इच्छाओं को जीना चाहता है, जो उसके सपने हैं, जो उसके एम्बिशंस हैं, उनको पूरा करना चाहता है। और चाहे उसके लिए वो कोई भी परिस्थितियाँ उसके सामने हो। उसके पूर्वजों द्वारा जो अपनाया गया व्यवसाय है जिसमें उन्हें आंखों की रोशनी के जाने के अलावा और गरीबी और झोपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं मिला, उससे वो बाहर निकलना चाहता है और एक ऐसे व्यवसाय को करना चाहता है जो उसके दिल में बसता है और जिसमें उसे लगता है कि उसे सुकून मिलेगा। और कम से कम वो जो ये पीढ़ियों से उनका जो रोजगार चला आ रहा है जिसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, उससे वो बाहर निकलना चाहता है। तो यहाँ पर जो कहानी है मुकेश की वो इस तरह से शुरू होती है कि मुकेश को मोटर मैकेनिक बनना होता है और जो लेखिका हैं वो पूछती हैं कि आप मोटर मैकेनिक कैसे बनोगे। तो वो कहता है कि भाई मैं पहले ड्राइविंग सीखूंगा, कार मतलब जो भी गाड़ी चलाना सीखूंगा और उसके बाद मैं इस क्षेत्र के लिए कुछ भी प्रयास करूंगा। जो मुकेश का परिवार है वो रहता है फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद जो है चूड़ी बनाने के लिए फेमस है, जैसे आप सबको विदित है। और वहाँ पर जो पीढ़ियाँ हैं वो इसी काम में लग गई हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मुकेश का सपना है वो एक मृग मरीचिका के समान लगता है। मतलब जैसे रेगिस्तान में आपको अगर धूप में आप देखें तो कहीं लगता है कि यहाँ पर पानी है, लेकिन जब आप नजदीक जाएंगे तो वहां पर पानी नहीं होता है, वो रेत चमक रही होती है। उसी प्रकार का सपना लगता है मुकेश का कि वो सोच रहा है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, जबकि उसकी कई पीढ़ियां इसी में खप चुकी हैं चूड़ी बनाने के काम में। ऐसी स्थिति में जो मुकेश का परिवार है वो फिरोजाबाद में रहता है और वहां पर कम से कम 20,000 बच्चे जो हैं वो चूड़ी बनाने के काम में लगे हैं, जो कि एक छोटे से कमरे में जहां लाइट भी नहीं होती है, अंधेरा होता है, खिड़कियां नहीं होती हैं, वहां पर वो भट्टियां जल रही होती हैं, आग जल रही होती है और उनमें वो चूड़ियों को उस चूड़ी के सांचे में ढालने का काम करते रहते हैं, जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। बच्चों का इस तरह की फैक्ट्रीज में काम करना असंवैधानिक है, लेकिन कोई उनको बताने वाला नहीं है, कोई उनकी बात को उठाने वाला नहीं है। अगर कोई इस तरह का कदम उठाएगा तो निश्चित तौर पर ये जो 20,000 बच्चे हैं जो अपनी आंखों की रोशनी खोने वाले हैं उनको उससे बचाया जा सकता है। इसी बीच जो मुकेश है वो लेखिका को अपने घर आने का आमंत्रण देता और कहता है कि आप मेरे घर चलिए और मेरे घर का रिनोवेशन हो रहा है, मेरे घर का निर्माण हो रहा है, आप मेरे साथ चलिए। और इन बातों के साथ लेखिका मुकेश के साथ उसके घर की तरफ बढ़ती है और रास्ते में जब वो जाते हैं तो जो गलियां हैं बहुत गंदी हैं, जो वहाँ के घर हैं वो बहुत ज़्यादा घास फूस के बने हुए हैं, पक्के नहीं है, कच्चे हैं, टूटे फूटे हैं, दरवाजे भी बहुत टूटे फूटे हैं, टीन के बने हुए हैं, खिड़कियाँ नहीं हैं। तो जो वहाँ का माहौल है फिरोजाबाद का वो बहुत ही ज़्यादा गरीबी को प्रदर्शित करने वाला है। और इस प्रकार से वो वहाँ जो रास्ते हैं उनमें बहुत ज़्यादा दुर्गंध बदबू आ रही है। कुल मिला के जो सिस्टम है वहाँ का वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है। इन सब दृश्यों और परिदृश्यों के बीच में वो एक घर के आगे रुकता है और फिर वो दरवाजे पे धक्का देता है जोर से और फिर वो दरवाजा खुलता है। और जो उसका खोलने का तरीका था दरवाजे को, उससे एहसास होता है कि ये मुकेश का ही घर है। और उस घर के अंदर वो प्रवेश करते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वो घास फूस की सी झोपड़ी है, वहाँ पर एक चूल्हा लगा हुआ है, उस चूल्हे में पालक पक रहा है और नीचे जो एल्यूमिनियम की तस्तरियाँ हैं उनमें हरी सब्जी कटी हुई हैं। और वहाँ पर एक लेडी है, एक लड़की है जो वहाँ पर चूल्हे पे काम कर रही है। वो जो लड़की है वो मुकेश की भाभी है और उसके ऊपर 3 लोगों की जिम्मेदारी है, मुकेश के भाई की, मुकेश की और उसके पापा की। और वहाँ पर वो उन सब को खाना बनाकर या उनकी जो घरेलू आवश्यकताएं होती हैं उनको बना कर देना, उनके खाना बनाना, कपड़े धोना, जो भी घर की महिलाएं कर पाती हैं परिवार के लिए, वो सब अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभाती है। और उसकी उन जिम्मेदारियों के बदले उनका परिवार
उसको इज्जत भी देता है, रिस्पेक्ट करता है उसके एज ए बहू के रूप में। लेकिन दूसरी तरफ जो मुकेश का परिवार है वो बहुत मुसीबतों में, या कह सकते हैं बड़ी विषम परिस्थितियों में जी रहा है। उन विषम परिस्थितियों के बावजूद भी जो मुकेश की भाभी है वो अपनी संस्कृति को, अपने सभ्यता को बड़ी बखूबी निभाती है। जैसे जो घरों में जब बुजुर्ग आते हैं, जब मुकेश के पापा घर के अंदर आते हैं तो वो घर के पीछे टूटे फूटी जो जगह है दीवारों के पीछे जाती है और अपने सर में पल्लू रखती है, जो कि हमारी संस्कृति को भी दिखाता है कि जब भी हमारे कोई बड़े आते हैं तो घर की जो महिलाएं होती हैं वो सर में पल्लू रखती हैं, सर को ढक के रखती हैं। और सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ कि आज हम 2025 में पढ़ रहे हैं और 2025 में भी हमारे पास सिलेबस में ऐसे विषयों को और ऐसे अच्छे टॉपिक्स को रखा गया जिसमें हमको हमारी उस संस्कृति से जोड़ने की कोशिश की गई है जिसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोग बैकवर्डनेस मान लेते हैं कि अगर आप सर में पल्लू रखते हैं तो आप बैकवर्ड हैं, आप गंवार हैं। तो उन सब चीज़ों के मद्देनज़र को देखते हुए अगर सिलेबस में इस तरह के लेसन्स को रखा गया तो निश्चित तौर पर ये काबिल तारीफ है। और आज की युवा पीढ़ी को ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर आप अपनी संस्कृति के साथ जुड़े होते हैं तो निश्चित तौर पर आप कभी भी बैकवर्ड नहीं होते, कभी भी गंवार नहीं होते, चाहे आप कितनी भी शताब्दियां आगे चले जाएं। तो ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। इस बीच जो मुकेश की भाभी है वो जब भी उसके घर में कोई बड़ा आता है तो सर में पल्लू रख करके वो बाहर आती हैं और अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा निभाती हैं। दूसरी तरफ आगे बात करें तो उसके बाद उनकी जो दादी है मुकेश की, वो बताती है कि जो उसके वहाँ का जो काम है चूड़ी बनाने का, उसका जो निकलता है, धूल उड़ती है, उससे वो आंखों में जाती है और कई लोगों की रोशनी चली जाती है। उन्हीं में से जो मुकेश के दादा हैं उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई। उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ नहीं वो जोड़ पाए और उन्होंने भी वही काम किया है चूड़ी बनाने का। वो चूड़ियाँ कोई हरे रंग की, कोई पीले रंग की, कोई नीले रंग की, कोई आपका धान के रंग के रंग की, और इस तरह से जो आपका रेनबो होता है, इंद्रधनुष होता है, उस रंग की, मतलब सभी रंग की चूड़ियाँ वो बनाते हैं। वो जो आपका फिरोजाबाद की जगह है, जो कस्बा है, उस जगह में चारों तरफ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ बिखरी होती हैं। अहाते में वहाँ की जो बैलगाड़ियाँ होती हैं, जो चौपहिया गाड़ियाँ होती हैं, सब में चूड़ियाँ होती हैं। उन चूड़ियों को वहाँ के बच्चे गलियों से खींचते हैं और उनको आगे बाजारों तक पहुँचाते हैं। ये सब परिदृश्य है फिरोजाबाद का। इन सब के बीच एक लड़की है जो क्योंकि वहाँ की जो महिलाएं होती हैं, जो वहाँ की लड़कियां होती हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपने माँ बाप के पीछे बैठ करके उन चूड़ियों को आकार दे रहे होते हैं और उसी में हेल्प कर रही है एक लड़की, उसका नाम है सविता। वो भी, उसने गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए हैं, सूट पहना हुआ है, और वो भी हेल्प कर रही है अपने माँ बाप की चूड़ी बनाने के कार्य में, उनको आकार देने में। और वो जो चूड़ियाँ बना रही हैं, लेखिका ये बताना चाह रही हैं कि वो जो चूड़ियाँ बना रही हैं, एक दिन वो आएगा कि वो चूड़ियाँ उसके हाथ में होंगी, उसके सर में सिंदूर होगा, उसके सर में एक चुन्नी होगी और उसके हाथ में मेहंदी लगेगी, और ये चूड़ियाँ उसके सुहाग का प्रतीक होंगी, ये चूड़ियाँ उसके शादीशुदा होने का प्रतीक होंगी। और एक दिन ये सब जो वो बना रही है उसके हाथों में होगा और उसका एक नया जीवन प्रारंभ होगा। उसके बगल में जो एक बूढ़ी महिला भी सॉरी चूड़ी बनाने का कार्य कर रही है, उसमें उनके हाथों में भी चूड़ियाँ हैं, लेकिन अब वो बूढ़ी हो चुकी हैं और वो अब सुहागन तो हैं, लेकिन अब उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। और अब जो उनके जीवन की प्रति उमंगें हैं, जो उनके प्रति जिजीविषा है, जो फ्यूचर में कुछ करने की उमंगें और तरंगें हैं, वो अब उस स्तर पर नहीं रह गई हैं, क्योंकि वो अपनी उम्र को जी चुकी हैं और उस उम्र में जो उन्होंने संघर्ष किया उससे उनको बहुत ज़्यादा कोई रिजल्ट नहीं मिला। इसी प्रकार आगे जो बच्चे हैं वो भी इसी काम में लगातार व्यस्त रहते हैं और उनका जो चूड़ियाँ बन रही हैं उनको जो बेचने का कार्य करते हैं वो बिचौले करते हैं। और जब लेखिका उनसे कहते हैं कि ये काम आप खुद क्यों नहीं करते, तो उनका कहना होता है कि हमको जो पुलिस वाले हैं या जो और लोग हैं वो हमें परेशान करेंगे, हमें किसी असंवैधानिक कार्य में फंसा देंगे, और इस बात का जो डर है उनके मन में, उस वजह से वो अपनी जो मेहनत है उसका उनको प्रॉपर या सही मूल्य नहीं मिल पाता, क्योंकि बीच में बिचौलिए उनका
जो मेहनत का पैसा वो हड़प लेते हैं। यहाँ पर एक दुविधा है लोगों के बीच में कि वो किस रास्ते को अपनाएं, और वो जिसको कह सकते हैं दो तरह से मारे जा रहे हैं। एक कि वो जिस कुल जाति में जन्म लेते हैं, एक तो उनको उसकी पीड़ा है, और दूसरा गरीबी की पीड़ा है, क्योंकि जो भी वो काम करते हैं उस काम के बदले में उनको उतना मूल्य नहीं मिल पाता जितना कि वो हकदार होते हैं, और उनका पूरा जीवन इसी संघर्ष में चला जाता है कि वो संघर्ष करते जाएं, अपनी आंखों को खोते जाएं, और अपना जो जीविका है उसको कई पीढ़ियों तक वैसे ही चलाते जाएं जैसे चलती जा रही है, और कोई भी उसको नहीं बदल पा रहा है। केवल एक मुकेश के पिता हैं जो कभी पहले टेलर थे, लेकिन फिर उन्होंने चूड़ी बनाने का काम किया, और बड़ी मुश्किल से वो एक झोपड़ी बना पाए, और उस झोपड़ी में वो रह पाते हैं। इसी बात की उनको खुशी भी है कि मैंने कम से कम अपने लिए सर ढकने की कोई जगह तो बनाई, और ये भी वो एक उपलब्धि के रूप में मान रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि अगर कोई आदमी अपने जीवन भर संघर्ष करने के बाद एक झोपड़ी बनाता है और उसको ही अपनी उपलब्धि मान लेता है, तो उनकी जो स्थिति होगी उसको आसानी से समझा जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर लेखिका बोलती हैं कि भाई आपने कभी पायलट बनने के बारे में क्यों नहीं सोचा। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा नीचे देखते हैं, लेकिन उनको अपने मोटर मैकेनिक बनने में कोई हीन भावना का भाव और एहसास नहीं होता है। उनको लगता है मुकेश को कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, और इसको इस बात से बताने की कोशिश की गई है कि जिन गलियों में मुकेश रहता है वहाँ चौपहिया गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं, लेकिन उस फिरोजाबाद के आसमान में बहुत कम जहाज उड़ते हैं। ये इस बात को बताने की कोशिश की गई है कि मुकेश उस व्यवसाय को चुनने जा रहा है जिसको उसने देखा है, जिया है और समझा है। वो उस व्यवसाय को अपनाने की कोशिश नहीं कर रहा है जिसके बारे में उसने न जाना, न पहचाना, न समझा और न देखा है। इट मीन्स वो जो अपनी चादर है वो उतना ही फैला रहा है जितना उसे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, और अपनी रेंज, अपनी सीमाओं को जानकर और समझ करके वो अपने जो उसका पैटर्न से चला आ रहा व्यवसाय है उसको से बाहर निकलकर एक ऐसे क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रहा है जिसको वो अचीव कर सकता है। तो ये मैसेज देने की कोशिश गई इस पार्ट में कि जब भी आप जीवन में आगे बढ़ें तो निश्चित तौर पर आप उस क्षेत्र को चुनें जिसको आप पा सकते हैं, उसके प्रति आपका समर्पण होना चाहिए, और परिस्थितियां चाहे कैसे भी आए। जैसे पानी होता है, पानी जब बहता है तो उसके सामने कहीं गड्ढे आते हैं, कहीं चट्टानें आती हैं, कहीं उबड़ खाबड़ आता है, लेकिन उन सब से लड़ता हुआ, उन सब से भिड़ता हुआ पानी तब तक नहीं रुकता जब तक वो अपनी मंजिल समुद्र तक नहीं पहुंच जाता है, और समुद्र में जाके वो अपने अस्तित्व को भूल जाता है, लेकिन तब तक वो निरंतर रूप से, सतत रूप से चलता रहता है। यही सिखाता है हमें ये पार्ट भी, और शायद आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।